स्टार्ट करते हैं। योग पेपर दिखा रहे हो? ठीक, डालो अंदर डालो। देखो इसके अंदर में जो है क्वेश्चंस तो टोटल मान लो कि कितना है इसमें, 24 26 एग्जाम्पल में टोटल 26 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि मोर और लेस आइडिया आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि किसमें क्या करना नहीं करना। तो बेसिक क्वेश्चन जो है अब मैं और नया नहीं करा रहा हूं आपको, 2 क्लास से वही कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दिमाग एकदम खुल गया आपका। अब इसके अंदर में मेरे को 2 और नया आइडिया पढ़ाना है आपको। एक आइडिया पढ़ाना है कि जब आपका रीजन अनबाउंडेड रहेगा तब कैसे डील करना है हम लोग को। बाउंडेड रीजन का तो कॉर्नर पॉइंट मेथड क्लियर ही है आप लोग को, और उसके अलावा एक और नया मेथड डिस्कस करना है आपके साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो कॉस्ट या फिर आइसो प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यही 3 चीज डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड हम बस 4 क्वेश्चन करेंगे ढंग से, उसके बाद में आपका जिम्मेदारी रहेगा कि आप पूरा एमएल अग्रवाल खुद से सॉल्व करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका अटकता है तो आप लाके पूछ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा वैसे 1-2 क्वेश्चन और है मेरा कराने का मन, लेकिन वो जब अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो तब मैं करा दूंगा। वो थोड़ा बिल्कुल ही हैवी वेट है। वो जो हैंडबुक बोल के किताब एक आया था सीबीएसई की तरफ से आज से 1-2 साल पहले, ठीक है, उस किताब के अंदर में एलपीपी का थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस है 2-3 तो वो 2-3 बाद में करेंगे। भूमि एकदम साइलेंट, अब आज ज्यादा कुछ भी करोगे तो मुझे बाहर बाहर भेजना पड़ जाएगा, ये सेंसिटिव है चीज, नहीं तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं अपने बात को, देखो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी बताओ, अनबाउंडेड रीजन से कैसे टैकल करते हैं, पहला चीज। दूसरा क्या पढ़ना है हम लोगों को कि आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड क्या होता है। अदर देन दैट मैं सारा एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 50% कर लिया हम लोगों ने। आज भी 4 एग्जांपल और करेंगे ही हम लोग, ठीक है, लेकिन बाकी भी और कुछ एग्जांपल्स बचा हुआ है, वो आप लोग है कि अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से 2-3 और हैवी क्वेश्चन है जो मुझे कराने का मन है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, रिविजन के टाइम पर करेंगे, ठीक है। रिवीजन के टाइम पर 2 चीज रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी हैवी क्वेश्चंस इसका बच गया वो सारा का सारा, ठीक है। तो पहले फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, इसको प्रॉपर्ली पहले फ्रेम करेंगे कि z क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होगा वगैरह वगैरह, और लास्ट में फिर इसको प्लॉट भी करेंगे, और इसके सोल्यूशन को देखते देखते ही मैं आपको मेथड भी समझाने का ट्राई करूंगा। देखो करें डिस्कस। देखो यहाँ पे the tailors A and B are paid $225 and $300 per day respectively. A can stitch 9 shirts and 6 pants while B can stitch 15 shirts 6 pants per day. Form a linear programming problem to minimize the labor cost to produce at least 90 shirts and 48 pants. Solve the problem graphically. तो सबसे पहले x और y किसको किसको पकड़ो ये बताओ। A और B को, मतलब x का मतलब क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ शर्ट मेरे को कितना प्रोड्यूस करना है, मिनिमम 90, और पैंट कितना प्रोड्यूस करना है 48, और मुझे क्या चीज को मिनिमाइज करना है, लेबर कॉस्ट को। तो x और y एक्चुअली थोड़ा ढंग से अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा रहेगा कि x है a का नंबर ऑफ वर्किंग डेज और y क्या है b का नंबर ऑफ वर्किंग डेज। लिखो लेट x इक्वल्स टू number of working days of A, let x equals to number of working days of A, y equals to number of working days of B, y equals to number of working days of B। आगे लिखो therefore z equals to क्या हो जाएगा बताओ, z equals to 225x plus 300y, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक दिन में a जो है वो कितना शर्ट सिल पाता है 9, तो x डेज में कितना सिल लेगा प्लस मेरे ख्याल में कितना 15y, क्योंकि b एक दिन में 15 शर्ट सिलेगा, और दोनों मिला के जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। नेक्स्ट वाला क्या होगा पैंट के लिए 6x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 48। ठीक है, सो दिस इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो मेरे को सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से सोचना,
क्या रहेगा, एक बार मैं वापस लिख लेता हूं इनइक्वालिटीज को। क्या क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या है 9x प्लस 15y, 9x प्लस 15y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, और है हमारे पास में 6x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 48। अब देखो प्लॉटिंग का तरीका वही है कि सबको पहले किस में कन्वर्ट करो, इक्वालिटी में। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 9x प्लस 15y इक्वल्स टू कितना 90, ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 48। फिर यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल में किससे डिवाइड कर सकते हो इन सबको, 90 से। तो 90 से डिवाइड करने पे x अपॉन कितना बचेगा 10, और y अपॉन कितना बचेगा बताओ 6 इज इक्वल्स टू कितना 1, और यहाँ पर 48 से डिवाइड करोगे तो x बाई 8 प्लस y बाई 8 इज इक्वल्स टू कितना 1। फिर यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लॉट करते टाइम क्या होगा देखो, ये हो गया आपका x एक्सिस और y एक्सिस, थोड़ा ध्यान से देखते जाना। तो x इक्वल्स टू 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस को, y इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। आपको 0 से बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आपका एरिया जो है वो इस तरफ रहेगा मेरे ख्याल में। y से मतलब x एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसके भी ऊपर का एरिया चाहिए आपको। फिर अगर इसका बात करोगे x बाई 10 प्लस y बाई 6, तो ये कहाँ कहाँ लाई करेगा बताओ, x पे कहाँ काटेगा ये इसको 10 पे, और y पे कहाँ काटेगा 6 पे। तो ऐसा कुछ रहेगा मेरे ख्याल में। देखो एक बार, मतलब y को थोड़ा नीचे और x को थोड़ा दूर, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। और पॉइंट्स अपन क्या क्या मार्क कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 10,0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,6, ठीक है। उसके बाद इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 9x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है मेरे ख्याल में। रीजन अगर मार्क करना चाहूं तो इसका इनइक्वालिटी देखो ये वाला है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो टेस्ट पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं ओरिजिन को। डालोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ट्रू फॉल्स। तो ओरिजिन वाला तरफ जो एरिया है वो इसका एरिया है कि वो इसका एरिया नहीं है, नहीं, उसके ऑपोजिट वाला एरिया इसका एरिया होगा मेरे ख्याल में। आया समझ, ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आपका x बाई 8 प्लस y बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। तो x बाई 8 प्लस y बाई 8 अगर आपको चाहिए तो 10 के पीछे ही आएगा 8 और 6 से ऊपर आएगा 8। तो मेरे ख्याल में जो लाइन आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा शायद, सही कह रहा हूं क्या बताऊं, जिसमें ये क्या हो जाएगा 8,0 और ये क्या हो जाएगा 0,8। ठीक है, इसका भी जो इनइक्वालिटी है उसमें मेरे ख्याल में आप आराम से क्या डाल सकते हो 0,0। तो जब आप डालोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 48, ट्रू फॉल्स। तो 0 के तरफ वाला यानी कि ओरिजिन वाला एरिया होगा कि ऑपोजिट वाला एरिया होगा, ऑपोजिट वाला एरिया होगा, तो ये एरिया होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, अब ओवरऑल आप सोचो कि सबका कॉमन एरिया क्या आएगा अगर सबको ले लें हम लोग तो मेरे ख्याल में देखो ऐसा कुछ रहेगा। मैं पहले व्हाइट से बाउंड्री मार्क कर देता हूं, ऐसा चला जाएगा, और इसके अंदर का जो भी एरिया है ये एरिया हो जाएगा आपका फीजिबल रीजन। पहले देखो ये समझ में आया कि नहीं है, थोड़ा है कि पूरा है, पूरा है ये क्या बन जाएगा हम लोग का फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन बनने के बाद में वर्टाइसेस का अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या हो जाएगा, आई थिंक एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 10,0, इसको ए मार्क कर लो। ये बी है, इसको ढूंढना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,8, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर सी मार्क कर सकते हो। ठीक है, बी ढूंढने के लिए क्या करोगे तो आपको इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। इसमें अगर सबको 6 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच 8। यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 माइनस एक्स, इसको ना आप इसमें यूज कर लो। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ 9x प्लस व्हाट 15 टाइम्स ऑफ 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ 90। सॉल्व करो खोल के तो क्या आ जाएगा बोलो 9x प्लस 15 इंटू 8 कितना 120 माइनस 15x इक्वल्स टू हाउ मच 90। 9x माइनस 15x कितना हो जाएगा माइनस 6x, और 90 माइनस 120 माइनस 30। सो सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू कितना 5 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो आपका ये जो पॉइंट बचा b, ये कितना हो गया बताओ
5,3। ठीक है, अब आपके पास में सारा कॉर्नर पॉइंट अवेलेबल है, तो आप लास्ट टाइम की तरह क्या करोगे, टेबल बनाओ आप। ठीक है, तो जब टेबल बनाओगे तो एक में आएगा कॉर्नर पॉइंट और एक में आएगा z का वैल्यूज। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया आपका, मेरे ख्याल में a से स्टार्ट करते हैं, तो a वाज आई थिंक 10,0, तो a 10,0, b क्या आया आपने, b इज 5,3, तो b हो गया मेरा 5,3, और c क्या हो गया बताओ, c हो गया 0,8, तो c is 0,8। व्हाट वाज z, z वाज दिस 225x प्लस 300y, तो z इसमें से क्या क्या आएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 225 टाइम्स 10 प्लस 0, तो ये आएगा मेरे ख्याल में 2250। फिर नेक्स्ट वाले में z क्या हो जाएगा बताओ, 225 इंटू क्या 5 और प्लस 300 इंटू 3, तो अल्टीमेटली यहां से कितना कितना 2025। फिर z इक्वल्स टू इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 225 टाइम्स 0 प्लस 300 इंटू 8, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ, 2400। हमको क्या चाहिए था, मिनिमम चाहिए था कि मैक्सिमम चाहिए था, मिनिमम, तो यहां से मिनिमम कितना आ रहा है 2025। अब एक बार पेन वेन छोड़ो और अच्छे से सुनो जो भी आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब अगर ये रीजन बाउंडेड होता ना तो फिर हो गया 2025 आपका आंसर है, और आपको जो x है उसका वैल्यू क्या लेना चाहिए, आपको x का वैल्यू लेना चाहिए 5, y का वैल्यू कितना लेना चाहिए 3। मीनिंग ये हुआ कि टेलर ए को कितने दिन के लिए काम पे रखना है 5 दिन, टेलर बी को कितने दिन के लिए काम पे रखना है 3 दिन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका रीजन आया वो बाउंडेड रीजन नहीं आया। कैसा रीजन आया, वो अनबाउंडेड रीजन आया है। क्लियर है मेरे ख्याल में, कैसा रीजन आया बताओ, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड आने से होता क्या है कि जो भी हमारा ये आंसर आता है ना, इसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। रीजन अगर बाउंडेड आता तो यही मेथड था सोल्यूशन का, इसको हम क्या बोलते थे, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और यहां से जो भी मैक्सिमम या मिनिमम आया क्वेश्चन में, जो भी डिमांड किया हुआ है अकॉर्डिंगली यहां से देख के आप आंसर कर दो, आंसर खत्म। लेकिन अगर आपका रीजन अनबाउंडेड है तो आप क्या कि इस आंसर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यही फाइनल आंसर होगा, और इसके आगे क्या करना होता है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक तो मेरे ख्याल में सब चीज क्लियर ही है आपको। अब इसके आगे करना क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप z के क्या चीज के लिए सॉल्व कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कि मिनिमम वैल्यू के लिए। और कॉर्नर पॉइंट मेथड से कुछ तो मिनिमम आया है आपको, तो जो भी मिनिमम आया है आप एक बार के लिए मान लो कि वो असली में मिनिमम नहीं, मतलब जो आपका z है वो मिनिमम आए हुए वैल्यू से भी और छोटा वैल्यू अटेन कर पाएगा, ऐसा आप एक एजम्पशन करो एक बार के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा था, z मिनिमम के लिए। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट मेथड को पूरा लगा के सॉल्व करके मेरे जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा, मैं एक बार के लिए मन में मानूंगा कि अगर पॉसिबल है तो z का वैल्यू मेरे आए हुए मिनिमम वैल्यू से भी और छोटा हो जाए। और अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा होता मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैं क्या एज्यूम करता कि z का वैल्यू आए हुए मैक्सिमम वैल्यू से, जो कि यहां पर है 2400, इससे भी अगर पॉसिबल है तो बड़ा हो जाए, ऐसा मैं एक बार के लिए एज्यूम कर लेता। ठीक है, इफ वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम वैल्यू then we will assume कि let z be less than whatever minimum has come up, और अगर we are solving for maximum value then we will assume that कि let z be greater than whatever maximum value has come up। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो कि आपको एक और नया इनइक्वालिटी मिल जाएगा। इनइक्वालिटी कैसा मिलेगा, z का आंसर है 225x प्लस 300y, तो वो हम z की जगह लिखेंगे 225x प्लस 300y लेस देन 2025। क्यों, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये अपने आप में एक और नया इनइक्वालिटी। पहले देखो हो सके तो कोफिशिएंट्स को सिंपल करने का ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में 25 से सब कट जाएगा, काटते हैं, ये कितना होगा बताओ 9x। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा 12, 12y, और उसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 81 श्योर। ठीक है 81, और कटेगा क्या 3 से शायद और एक बार काट सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ 3x प्लस लेस देन 27। ये हो गया आपका नया इनइक्वालिटी। ठीक है, और ये क्यों आया, क्योंकि आपने z को मिनिमम आए हुए वैल्यू से भी क्या अज्यूम किया, छोटा अज्यूम किया।
अब आपको नेक्स्ट करना है क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी नया आया है ना, इस एजम्पशन के हेल्प से इस इनइक्वालिटी को सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, ये आपका ड्यूटी है। अब प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, तो वही काम जो हर जगह करते आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, सो x डिवाइडेड बाय तो क्या हो जाएगा 9 प्लस y डिवाइडेड बाय 27/4 इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो x को तो ये कहां पे काटेगा बताओ 9 पे, और y को कहां पे काटेगा 27/4 पे, तो 27/4 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 28, अगर हो जाता तो 7 हो जाता, ये 7 से थोड़ा कम रहेगा, 6.9 के आसपास कुछ वैसा, क्लियर है। इनका लोकेशन आपको पता चल गया फिर, ठीक है ना, कि ये कितना रहेगा 6.9 के आसपास, और दूसरा कितना रहेगा, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या वैसे, पक्का ठीक है, ठीक ही बोल रहा हूं शायद। x कहां पे है 9 पे, और y कहां पे है फिर से बताओ एक बार 6 पॉइंट समथिंग पे। तो x अगर 9 पे रहेगा तो मेरे ख्याल में ये 8 और 10 के बीच में कहीं पे होना चाहिए, और उसका कितना था 6.9 के आसपास, तो 6 से थोड़ा ऊपर और 8 से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। और आप जब एक्चुअली इसको प्लॉट करेंगे ना, तो यू विल फाइंड दिस, ठीक है, ऐसा कुछ, ध्यान से देखने का, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये जैसा डॉटेड बनाया मैंने, ठीक है। प्लॉट करने के बाद जो x को कहां पे काट रहा है बताओ 9,0 पे, और y को कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं 0 कॉमा, मैं इसको 27/4 ही छोड़ देता हूं सेफ्टी के लिए, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। जो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है। तो आप इस तरीके से पहले क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के लास्ट के टेबल से व्हाटएवर आंसर हैज कम अप, अगर आप मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे थे तो अगले स्टेप में यू विल अज्यूम कि लेट इफ पॉसिबल z का वैल्यू उससे भी छोटा अज्यूम कर लो। अज्यूम करने के बाद में एक इनइक्वालिटी मिलेगा, उस इनइक्वालिटी को सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, और प्लॉट करने के बाद में आपको यहां पर तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप क्या प्लॉट कर रहे थे वो फिर से रिकॉल करो, इनइक्वालिटी था कि इक्वालिटी था, इनइक्वालिटी था। इनइक्वालिटी का जो होता है वो रीजन होता है कि लाइन होता है, रीजन होता है। ये आपने अभी क्या प्लॉट किया, लाइन, और लाइन में डॉटेड क्यों किया, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन अवेलेबल नहीं, इसलिए डॉटेड कर लिया। रीजन तो अभी तक नहीं आया आपके पास, यहां तक बात समझ में आया। अब नेक्स्ट काम है कि इस इनइक्वालिटी के लिए जो भी रीजन होगा उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा कि जो रेड डॉटेड लाइन है, इज इट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो, नो इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको मैं अपना क्या ले सकता हूँ, ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट ले सकता हूँ, तो उठाओ 0,0 और डालो इसके अंदर, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, मेरे ख्याल में सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई अगर करेगा तो रेड लाइन के कॉन्टेक्स्ट में उस लास्ट वाले नए वाले इनइक्वालिटी का जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, ओके। ध्यान से देखना, मार्क करने का ट्राई कर रहा हूं इसको मैं पिंक कलर से, तो रेड लाइन से नीचे ना ये एरिया होगा, ठीक है। और ये एरिया होने का अब थोड़ा सा ना इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई करते हैं हम लोग, और फिर मैं आंसर पे चलूंगा आपके साथ, ठीक है। अगर रेड वाली लाइन के फेवर में ये नीचे वाला एरिया है, इसका इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल में ये होगा कि z का वैल्यू इस नंबर से छोटा पॉसिबल तो है, लेकिन किधर, तो वो होगा पिंक वाले एरिया, सही कह रहा हूं। लेकिन पिंक वाला एरिया क्या आप कभी अटेन करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो फिजिबल रीजन है ही नहीं, फिजिबल रीजन तो ये व्हाइट वाला है, आया बात समझ। लेकिन z का वैल्यू छोटा हो सकता है, लेकिन किधर हो सकता है, व्हाइट वाले रीजन के बाहर। लेकिन व्हाइट वाले रीजन के बाहर अगर किसी पॉइंट पे वो छोटा हो भी जा रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ लेना देना किससे है, फिजिबल रीजन से, आया बात समझ। लेकिन नाउ आई हैव डिस्कवर्ड कि ओके z कैन बी लेस देन 2025, but that is not going to happen inside the feasible region, it is going to happen outside the feasible region. So in the feasible region z equals to 2025 will be the minimum value. देखो आया समझ के नहीं आया समझ, एक बार मैं और बताऊंगा। यहां तक कितना परसेंट समझ में, 50%, 60%, 10%, 20%, आ रहा हूं उसमें, ठीक है। यहां तक मैं एक चीज और कॉन्ट्रास्ट बताता हूं आपको, फिर शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मानो कि एक और मैं ले लेता हूं, ठीक है, और एक और के अंदर में ऐसा करते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं,
सुनना ध्यान से। देखो बात करने से ऐसा नहीं कि आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। देखो यहां देखो और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अभी कौन सा पॉइंट कहाँ है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ये मान लो कि आपका फिजिबल रीजन, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला मार्क किया है, और रेड वाला आपका क्या था, खुद से लास्ट में फ्रेम किया हुआ इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहां पर तो रेड वाले का जो एरिया है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाया कि नीचे है। अब सपोज करो एक बार के लिए कि रेड वाला लाइन ऐसा नहीं आता, अकॉर्डिंग टू मतलब कि गिवन वैल्यूज वगैरह के हिसाब से रेड वाला लाइन ऐसा कुछ आता, मानो कि ऐसा होता रेड वाला लाइन। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि क्या वैल्यू आया नहीं आया वगैरह वगैरह पे। रेड वाला लाइन तो ऐसे ओरिएंटेशन में भी आ सकता था, ठीक है। और सपोज करो कि अभी भी अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू जब आप इसका फिजिबल रीजन ढूंढते तो आपको ये वाला मिलता। तो इस बार जब रेड वाला का आप एरिया प्लॉट करते तो कौन सा एरिया होता, नीचे वाला। अभी नीचे वाले में कुछ पार्ट तो फिजिबल रीजन के बाहर का है, लेकिन कुछ पार्ट तो फिजिबल रीजन के अंदर का भी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि z का वैल्यू कैन बिकम लेस देन 2025 इवन इनसाइड द फिजिबल रीजन। उसके अंदर में भी कुछ ऐसा पॉइंट्स है जहां पे z का वैल्यू 2025 से क्या हो जाएगा, कम। आया बात समझ। और वहां पर मेरा कंक्लूजन ये होता कि इसका मतलब ये है कि z का मिनिमम वैल्यू 2025 होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, एंड हेंस वी कैन नॉट फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। क्योंकि अगर कॉर्नर पॉइंट मेथड से आया हुआ वैल्यू आंसर बना तो ठीक, और नहीं बना तो देयर इज नो अदर मेथड एटलीस्ट आपके लेवल पे जिससे आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते। आगे चल के कुछ मेथड्स है, सिंपलेक्स मेथड बोल के एक मेथड आता है, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे तो नहीं। आया बात समझ। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लास्ट में जो इनइक्वालिटी आप फ्रेम करो ना, और जब आप उसका एरिया डिसाइड करो तो वो फिजिबल रीजन के साथ में कुछ भी कॉमन ना ले, वो कुछ बिल्कुल ही नया सा एरिया ले। तो अगर वो बिल्कुल ही कुछ नया सा एरिया ले रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अपना फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट मेथड से आंसर आया वो उतना ही मिनिमम वैल्यू ले सकता है, उससे कम वैल्यू वो ले सकता है, लेकिन फिजिबल रीजन में नहीं, फिजिबल रीजन के बाहर। और फिजिबल रीजन के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो वो हमारा कंसर्न नहीं। आया बात समझ। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि लास्ट वाला इनइक्वालिटी मान लो कि ऐसा आता है, ठीक है, जो फिजिबल रीजन को काट के पार हो रहा है, और उसका जो सपोर्टिंग एरिया है उसमें से थोड़ा पार्ट फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन है, थोड़ा पार्ट बाहर है। तो अगर उसका थोड़ा सा भी पार्ट फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन है ना, तो हम कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि z का वैल्यू लेस देन 2025 फिजिबल रीजन के बाहर के भी कुछ पॉइंट्स पे ऑकर करेगा और फिजिबल रीजन के अंदर भी कुछ पॉइंट्स पे ऑकर करेगा। तो अगर वो फिजिबल रीजन के अंदर के भी कुछ पॉइंट्स पे ऑकर कर रहा है, दैट मींस 2025 तो फिर मिनिमम वैल्यू नहीं हुआ ना, तब तो वो उससे भी नीचे का वैल्यू ले सकता है, और वो क्या ले सकता है वो हम ढूंढ नहीं सकते। आया बात समझ। सिमिलरली आपको अगर मान लो कि मैक्सिमाइज करने का सवाल दिया हुआ होता तो आप पूरा कॉमन प्रोसेस जो पहले लगाया गया था उसको आप रिपीट करते, रिपीट करने के बाद में आप लास्ट में टेबल बनाते, टेबल में आपके पास में एक मैक्सिमम वैल्यू होता, और लास्ट में आप अज्यूम करते कि लेट इफ पॉसिबल z इज ग्रेटर देन माय मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में वो कितना है 2400, तो हम अज्यूम करके स्टार्ट करते कि लेट z ग्रेटर देन 2400। उसको सिंप्लीफाई कर करके अगेन मेरे हाथ एक इनइक्वालिटी लगता, उस इनइक्वालिटी को मैं फिर से क्या करता कि ओरिजिनल वाले ग्राफ के ऊपर में मैं प्लॉट करता। उसको प्लॉट करने के बाद में बहुत ही सिंपल सा आइडिया, लास्ट का ये डॉटेड इनइक्वालिटी का एरिया और फिजिबल रीजन में अगर कुछ भी कॉमन है, कोई भी छोटा सा भी एरिया कॉमन है, दैट मींस कि जो मेरा आंसर आया है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। और अगर नया वाला इनइक्वालिटी में और पुराना वाला फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट तो हमेशा कॉमन रहेगा ही, ठीक है, अदर देन 1 पॉइंट, देन वी कैन से कि ओके जो भी आंसर आया था फिजिबल रीजन में वही मैक्सिमम है या फिर वही मिनिमम है, हेंस फोर्थ जो आया था वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मैं इसको रैप अप करूं, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मतलब अभी ये जो मैं कर रहा था ना, ये मैं आपको लॉजिक समझाने का ट्राई कर रहा था, बाकी सवाल सॉल्व करने के लिए इतना सोचने का जरूरत नहीं। सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक्स और वाई अज्यूम करो, जेड ढूंढो, इनइक्वालिटी ढूंढो, सारे इनइक्वालिटी को प्लॉट करो, ओपन अगर मिल गया आपको, अनबाउंडेड अगर मिल गया आपको तो कॉर्नर पॉइंट मेथड तक तो जाओ। फिर अगर मिनिमम का सवाल है तो खुद से ही अज्यूम कर लो कि अगर पॉसिबल है तो लेट द वैल्यू ऑफ z बी स्मॉलर देन द कमिंग मिनिमम वैल्यू। और ये जो अज्यूम आप करोगे
ये भी अपने आप में एक प्रकार का क्या होगा, इनइक्वालिटी। नेक्स्ट जॉब आपका ये है कि ये जो इनइक्वालिटी आया इसको पुराने वाले ही ग्राफ में फिर से क्या करोगे, प्लॉट। क्या करोगे बताओ, बोलो जोर से बोलो, क्या करोगे, प्लॉट। प्लॉट करने के बाद में दो बात हो सकता है कि आपका प्लॉटेड डॉटेड इनइक्वालिटी का रीजन और फिजिबल रीजन का एरिया कॉमन हो सकता है, और हो सकता है कि आपका लास्ट में प्लॉटेड इनइक्वालिटी का रीजन और फिजिबल रीजन का एरिया कॉमन नहीं हुआ। अगर फिजिबल रीजन के साथ में कुछ भी कॉमन हुआ मतलब मिनिमम या मैक्सिमम आएगा ही नहीं, ठीक है, और जो आया है वो आंसर नहीं बन सकता। लेकिन अगर डॉटेड इनइक्वालिटी का एरिया और फिजिबल रीजन का एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो आया था वही आंसर है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ अगर होगा तो फिजिबल रीजन के बाहर होगा और वहां से हमको कोई मतलब नहीं। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग अनबाउंडेड रीजन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए बताओ, इज इट रियली द मिनिमम वैल्यू या वी कैन नॉट डिसाइड? यस, इट इज रियली द मिनिमम वैल्यू। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक और क्वेश्चन ऐसा करा तो हो जाएगा। इसको कॉपी वॉपी करना है क्या, या अगर कर लेते हो तो पीडीएफ आज क्या चीज दे दूंगा, हो गया, फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो पीडीएफ आज ही मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा ऑरली कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करो। अच्छा, इस पेज को इफ यू डोंट माइंड मैं डिलीट कर दूं यहां से, नहीं तो फिर सोल्यूशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आ गया, ठीक है। इसको कोई काम नहीं है, याद बस क्या रखना है हम लोग को कि फिजिबल रीजन के साथ में डॉटेड इनइक्वालिटी का कुछ भी अगर कॉमन है, एक एरिया अगर कॉमन है तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम या नो आंसर, और अगर कॉमन नहीं है तो व्हाटएवर वाज आंसर विल बिकम द फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो इसको हटा देते हैं फिर। देखो अब आप लोगों को सोल्यूशन जो मिलेगा पीडीएफ में ऐसे मिलेगा, ये है, प्लॉट कर लिया, टेबल बना लिया, फिर ये बनाया, इसको फिर से प्लॉट किया, और लास्ट में कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि देयरफॉर जो आया था वही आंसर है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना, नहीं, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 और z मिनिमम इक्वल्स टू कितना, बोलो 202। क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको देखो, इसके बाद में आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट का क्वेश्चन करेंगे। कर दें एक बार। एक्स और वाई क्या क्या चीज को लोगे ये बताओ, क्वांटिटी ऑफ F1 एंड क्वांटिटी ऑफ F2, F1 को x और F2 को y। z बताओ 4x प्लस 6y, और z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ द डायट, ठीक है ना, 4x प्लस 6y कॉस्ट ऑफ द डायट। ओके, इनइक्वालिटी क्या क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या होगा बताओ, F1 में क्या क्या सामान मिल रहा है मेरे को, और F2 में क्या क्या मिल रहा है, विटामिन ए और मिनरल्स। F1 में कितना कितना मिल रहा है यूनिट वाइज, 3 और पढ़ के बताओ 4, और F2 में 6 और 3। और विटामिन ए का मिनिमम कितना चाहिए, 80, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और इसका मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए, एटलीस्ट बोला तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम ही चाहिए 100, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा बताओ एक बार, 3x प्लस 6y क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और दूसरा वाला 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। अच्छा, मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई वगैरह हो पाएगा, ठीक है, और मैं इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ, सीधा प्लॉट करते हैं। यहाँ देखो एक बार, सब लोग देख लो अच्छे से, तो ये कंफ्यूजन ना रहे। x एक्सिस y एक्सिस, अभी जो पहला वाला आपका होगा उसमें क्या आएगा बताओ, x बाई 80/3 और प्लस y बाई 80/6 इक्वल्स टू 1। तो 80/3 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 80/6 क्या हो जाएगा 13.3। बहुत बढ़िया। तो जो हम बनाएंगे वो x को बहुत दूर काटेगा और y को थोड़ा नीचे से ही काटेगा, ऐसा कुछ रहेगा शायद। एक बार बता दो तुम, x के नीचे क्या आएगा, 80/3
0 और यहां पर 0,80/6। ठीक है, दूसरा लाइन क्या होगा आपको बताओ, x/25 प्लस y/100/3 इक्वल्स टू 1। x को 25 पे 80/3 कितना आ रहा था, 26 पॉइंट समथिंग, तो उससे पीछे रहेगा, और 100/3 33 पॉइंट समथिंग, इससे तो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 25,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, मतलब 100/3 रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा सबका इनइक्वालिटी वगैरह प्लॉट करोगे तो टाइम पास नहीं करते, ये वाला आएगा। देखो यहां तक ठीक है कि नहीं, ठीक है। अभी ये कैसा रीजन है, बाउंडेड की अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। तो वर्टाइसिस का सोच लो पहले, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सॉल्व करके निकालना होगा, और ये वाला पॉइंट आप ले लो सी। ठीक है, सॉल्व करके निकालोगे तो यहां पर भी थोड़ा मेहनत है। इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 80 और दूसरा है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100। मेरे ख्याल में सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 200 और दोनों को माइनस कर दो, माइनस करो तो कितना आएगा, -5x इक्वल्स टू -120, तो x इक्वल्स टू कितना 120/5 24। ठीक है, और x अगर 24 आ गया तो इसमें डाल दो, तो 3 × 24 कितना 72। सो 6y इज इक्वल्स टू 80 - 72 मेरे ख्याल में 8, सो y इक्वल्स टू कितना 4/3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए 24,4/3। देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। वैसे ये 4/3 ठीक है ना, एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लो, ये है ठीक है, यही है, चलेगा मेरे ख्याल में। अब क्या करना है, अगला काम बताओ, कॉर्नर पॉइंट मेथड टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट जॉब होगा कि टेबल बनाओ, तो कॉर्नर पॉइंट और फिर z। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताओ, 80/3,0 ये हो गया आपका a, फिर b है आपका 24,4/3 और c है आपका 0,100/3। चलो जल्दी से बताओ z क्या क्या आ रहा है, पहले वाले में आया क्या किसी का 106.6, सेकेंड वाले पे 10 एग्जैक्ट, और लास्ट वाले पे एग्जैक्ट। पहले वाले पे 106.6, इतना घटिया, बाकी ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। हमको किससे मतलब था वैसे, मिनिमम से, तो टेबल के हिसाब से तो मिनिमम कौन है 104, लेकिन समस्या क्या है कि रीजन कैसा है हमारा अनबाउंडेड, तो इस आंसर पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा वापस से एज्यूम करना पड़ेगा। और सिंस मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, तो क्या एज्यूम करोगे बताओ, z लेस देन 104। z क्या था 4x प्लस 6y, हाँ ठीक लग रहा है, 4x प्लस 6y इज लेस देन 104। 2 से डिवाइड कर दो पूरा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन कितना 52। अभी नीचे ले आओ तो x डिवाइडेड बाय 52 का आधा कितना हो जाएगा 26 प्लस y डिवाइडेड बाय, इससे भी कट जाएगा क्या, आगे नहीं कटेगा शायद, तो 52/3 इक्वल्स टू 1। इसको प्लॉट करना है, तो x को 26 पे और y को 52/3 यानी कि 17 पॉइंट समथिंग, तो 17 पॉइंट समथिंग बीच में आएगा शायद इन दोनों के, और 26 भी 25 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो वापस से जब आप लाइन बनाओगे ना प्रॉपर प्लॉटिंग के साथ में, तो यू विल फाइंड इस बार भी जो आपका लाइन है वो ऐसा कुछ आएगा। हाँ
यहां से तो पास करेगा ही पक्का। क्यों? क्यों का जवाब ये है कि ये डाल के तो ये वाला मिला है, तो ये पॉइंट तो इस इनइक्वालिटी को हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। जिस नंबर से आप इक्वेट कर रहे हो वो तो ये डाल के ही मिला है, उस पॉइंट से तो पास करेगा पक्का। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब वापस से प्लॉटिंग के बाद में देखो ऐसा सिचुएशन आया, नेक्स्ट आपको सोचना है कि इसका एरिया कौन सा होना चाहिए। एरिया जज करने के लिए वही टेस्टिंग पॉइंट लेना होगा, जीरो को ले सकते हैं शायद, ओरिजिन को। तो ओरिजिन को लेके अगर डालते हो तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मेरे ख्याल में। और करेगा तो मतलब इस रेड वाले का डॉटेड का फिजिबल रीजन किधर होगा? ऊपर के नीचे? नीचे। और नीचे अगर हुआ, ठीक है, ये है उसका रीजन, फिर तो फिजिबल रीजन के साथ में कुछ कॉमन है कि नहीं है इसके पास? नहीं है। तो जो आंसर आया था उसी को क्या मान सकता हो अपना फाइनल आंसर। लेकिन अगर फिजिबल रीजन के साथ में एरिया कॉमन होता है इसके पास में, तो जो आया वो भी आंसर नहीं है, और आंसर क्या होगा वो हमको पता भी नहीं, नो आंसर। नहीं, ये सब कुछ देना नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। आपको लास्ट में तो बस लिखना है कि दिस कैन नॉट बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लिखो हेडिंग, आइसोकॉस्ट एंड आइसोप्रॉफिट मेथड। आइसोकॉस्ट एंड आइसोप्रॉफिट मेथड। आइसोकॉस्ट एंड आइसोप्रॉफिट मेथड। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो आइसोकॉस्ट एंड आइसोप्रॉफिट मेथड जो है, इसमें भी आपको पहले वाले पार्ट से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता। मतलब जेड आपको बनाना ही पड़ेगा, इनइक्वालिटी आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आपको पूरा का पूरा मान लो कि एलपीपी फ्रेम हो गया है, जेड है आपके पास अवेलेबल, सारा इनइक्वालिटी है आपके पास में अवेलेबल, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होल लॉन्ग मेथड जो हम इसमें कर रहे थे कि ये प्लॉटिंग करो, उसके जगह पे आप आइसोकॉस्ट या आइसोप्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो। आइसोकॉस्ट कब यूज होता है, आइसोप्रॉफिट कब यूज होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको अभी। एक बार पहले हाँ इस पे चलते हैं। जैसे ये था लैंग्वेज, ये आपने फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद आपने क्या किया, प्लॉटिंग किया। यहां तक का काम आपको करना है। अब डॉटेड लाइन और ये शेडेड रीजन को इग्नोर कर दो एक बार के लिए, उसके पहले तक का जो काम था वो आपको करना है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जो आप ये टेबल बना के करते थे उसके जगह कुछ और करना है, टेबल बनाने वाला काम नहीं करना। अगर डायग्राम बनाने के बाद में फीजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद में इफ यू वांट टू गो थ्रू कॉर्नर पॉइंट मेथड तो आपको टेबल बनाना है, एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू आइसोकॉस्ट या आइसोप्रॉफिट मेथड तो फिर कुछ और करना है। क्या करना है मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, देखो टाइम भी बहुत हो गया, हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से शुरू नहीं करेंगे। फ्रेमिंग मेरे ख्याल में आप लोग को आ गया है, तो मैं एक डायरेक्टली आपको सिचुएशन दे दूंगा जिसमें ये सब चीज पहले से मेंशन रहेगा। प्लॉटिंग थोड़ा सा उसका कर लेंगे हम लोग, और प्लॉटिंग के बाद में आइसोकॉस्ट आइसोप्रॉफिट का क्या एप्लीकेशन है वो मैं डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा। और अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो फ्रेमिंग तो आप खुद से कर ही लोगे। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द maximum value of z subject to given constraints by isoprofit method। आइसोप्रॉफिट मेथड। एक बात बताओ, प्रॉफिट हमेशा आप क्या चाहोगे, कम हो जाए ना, ज्यादा हो जाए? ठीक है, तो आइसोप्रॉफिट मेथड तब यूज होता है जब मैक्सिमाइज करने का सिचुएशन रहे, और कॉस्ट आप क्या चाहोगे, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो वो तब यूज होगा जब मिनिमम करने का क्वेश्चन रहेगा। तो ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आइसोप्रॉफिट किस में यूज करना है, मैक्सिमाइज वाले में, और आइसोकॉस्ट किस में यूज करना है, मिनिमाइज वाले में। आइडिया दोनों का सिंपल सा ही है, सेम ही आइडिया है, मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, इन्हें वो लिख लो, एलपीपी लिख लो, z इक्वल्स टू 4500 x प्लस 5000 y प्लस 5000 y।
नेक्स्ट x plus y less than equals to 250, x plus y less than equals to 250. Next 5x plus 8y less than equals to 1400. 5x plus 8y less than equals to 1400. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. इसको सॉल्व करना है आइसोप्रोफिट मेथड से, ठीक है? करें स्टार्ट, लिख लो। इन सारे को इक्वेशन में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। पहले वाले क्या होगा बताओ? एक्स बाई 250 प्लस वाई बाई 250 इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले क्या होगा बताओ? एक्स बाई 5 से कट जाएगा ना ये वाला, कितना? 280 और वाई बाई 175। ट्रस्ट कर रहा हूं, ठीक ही बोला होगा। देखो ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है? एक बार पेन वेन छोड़ दो, मुझे करने दो, देखो अच्छे से देखो। क्लियर है यहां तक? इनका तो कोई दरकार नहीं। तो देखो क्या होगा। सबसे पहले आपको बनाना है वाई एक्सेस, फिर आपको बनाना है एक्स एक्सेस, और फिर एक एक करके आपको प्लॉट करना है इन सबको। तो एक्स 250 वाई 250 मेरे ख्याल में सिमेट्रिक लाइन जैसा ही होना चाहिए, जितना एक्स पे काटेगा उतना ही वाई पे काटेगा, ऐसा कुछ, ठीक है? ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? 250 कॉमा 0, 250 कॉमा 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा 250। क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा लाइन है एक्स में 280 वाई में 175, तो इससे नीचे और उससे आगे। तो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ये x को कहां काट रहा है? 280। y को कहां काट रहा है? 175, ठीक है? अब इनइक्वालिटी का सोच लो, तो मेरे ख्याल में 0,0 दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का इनइक्वालिटी किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है? तो ये आपका एरिया हो जाएगा। रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है? यहां तक तो करना ही है आपको। क्लियर है मेरे ख्याल में? आगे बोलूं? इसके बाद आपको क्या करना है, देखो वो क्रूशियल है आइसोप्रोफिट मेथड के। आइसोप्रोफिट मेथड क्या बोलता है कि आप अपने z को देख लो, ये है मेरा z, ठीक है? और z इक्वल्स टू कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लो आप, कुछ भी अपने मर्जी से। जनरली सजेस्टेड ये रहेगा कि इन दोनों का मन ही मन आप एक बार एलसीएम टाइप्स ले लेना, कुछ भी, ठीक है? ले लो एलसीएम, सोचो क्या होगा। 4500 और 5000, 4500 का डबल 9000, इसका 10,000, 15,000, 9000 से 18,000, यहां तक तो मैच नहीं हो रहा। 10,000 के 15,000, 4500 मैच हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो कटने उठने का थोड़ा सा वो रहे। 45,000 इसका थोड़ी होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक बोल रहे। 45,000 ले सकते हैं। मतलब पॉइंट ऐसा है कि एक ऐसा नंबर लो जो इन दोनों से आराम से कट जाए, ठीक है? क्लियर है? तो यही लॉजिक है बस। तो अभी आप क्या ले लोगे, देखो 45,000 इज इक्वल टू क्या? 45 क्या 00x और बताओ 5,000 y। ये एक वैल्यू अपने मर्जी से लेना है, वैसे ले कुछ भी सकते हो, बट आप अगर इन दोनों कोफिशिएंट एलसीएम लेते हो ना, तो काम सब बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगा आपके लिए। इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, ले लिए ये वाला मेरे ख्याल में, ठीक है? अब लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको धक्का मार दो उस साइड, और उस साइड धक्का मारोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट। मेरे ख्याल में 1 इज इक्वल्स टू क्या? x डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पे y बाई 9। ये मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। आपको ये वाला चीज इसमें प्लॉट करना, ये वाला। तो अब इसको बढ़ा दो, ये 45,000 लिया, 4,50,000 कर, तो 100 और 90 हो जाएगा। चलो एक जीरो बढ़ा ही देता हूं यहाँ पे। क्या बोल रहे हो?
देखो भावनाओं से खेलो मत। ठीक है, मेरे ख्याल में 45,000 से बढ़ा के 4,50,000 कर दिया उसको, तभी ये 100 हो गया और ये क्या हो गया 90 हो गया। अब आप देखो ध्यान से सुनो, मेन ट्रिक अभी यहीं पे लाई करेगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो नया इक्वेशन आपका आया बाय चूजिंग वन वैल्यू ऑफ z फ्रॉम योर साइड, और z चूज करते समय भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ऐसा ही z चूज करना है जिसको आप आराम से बाद में प्लॉट कर सको। क्योंकि कुछ अगर ऐसा चूज कर लिया ना, मान लो कि अभी यहाँ पे मैं चूज करने को तो 4 भी चूज कर सकता हूँ, 2 भी चूज कर सकता हूँ, मजा आ जाएगा जिंदगी में। समझ रहे हो? तो जिंदगी में उतना मजा नहीं लेना है, मतलब थोड़ा लिमिट में इन दोनों का। क्या अभी मैजिक मूवमेंट से शिफ्ट हो गए? 4:30 बजे 3:30 बजे क्या है ये सब? ठीक है, तो दोनों कोफिशिएंट का एलसीएम और एलसीएम लेके यहाँ लिख देना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अप्रोप्रिएट नहीं हुआ तो 1 2 0 यहाँ बढ़ा दो, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो आराम से प्लॉट हो जाएगा। अब उसको प्लॉट करो यहाँ पे 100 और 90, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि मतलब इसके भी नीचे रहेगा, इसके भी पीछे रहेगा। ठीक है, और सुनो प्लीज अभी थोड़ा फोकस करना। ये प्लॉट करने पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ लाइन आएगा। मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ ये, और क्या सोच के बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये लाइन क्या है बताओ? मतलब इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो x/100 प्लस y/90 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है यहां तक। अब आपको अपने श्रद्धा भाव से, यहां तक तो मतलब मैथमेटिक्स था, इसके आगे अपना डेडिकेशन है। ठीक है, अपने डेडिकेशन से क्या करना है कि यदि आइसो प्रॉफिट का क्वेश्चन है, इसके पैरेलल लाइन बनाते जाओ और बनाते जाओ, बस उसको ओरिजिन से दूर ले जाते रहना। बस आइसो प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन है तो यू नीड टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन दैट हैज कम अप बाय अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ z टू बी 4,50,000। उसको करके जो लाइन आया उसके पैरेलल आपको लाइन बनाते रहना है। और ये मतलब आप स्केल से बनाना, सोच के कि इसके पैरेलल बनाना है बस। और पैरेलल बनाते बनाते आपका टारगेट ये होगा कि आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, फीजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। ज्यादा दूर तो जा नहीं पाएंगे, होते होते ना यू विल फाइंड कि देखो आप इस पॉइंट पे जब पहुंचोगे, इसके आगे अगर कोई लाइन बनाते हो ना इससे पैरेलल, मैं इसका रंग बदल देता हूं। क्या रंग ले सकते हैं बताओ? हाँ जिंदगी में सही बात है, बहुत बिगड़ गए हो आप लोग। पीला मतलब ब्लू दिखेगा नहीं शायद, व्हाइट तो मैं ले ही चुका हूँ, पिंक यहाँ पे ऑलरेडी है, लाइट ब्लू ले लेते हैं। हाँ ब्लू 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 समझ गया मैं, फिर से युग को ही याद आ रहा होगा ब्लू का। अच्छा देखो ये युग, वैसे तो बाद में सब लोग आपको फोन करेगा ही, मुझे पता है, मतलब अभी का नहीं बोल रहा हूँ, आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद का। ठीक है, लेकिन अभी छोड़ो कोई बात नहीं, पढ़ा लेता हूँ मैं। अच्छा सुनो तो देखो लेके भागेगा कि देने के लिए आएगा वो तो भविष्य बताया। बाकी देखो, अच्छा देखो देखो फटाफट देखो, कर रहे हैं बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देखो एकदम बिगिनिंग से थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सब तो समझ में आ ही गया, प्लॉटिंग समझ में आ ही गया। नया काम क्या करना है आपको कि z का एक वैल्यू खुद से चूज करना है। उसका भी लॉजिक मैंने बताया, क्या बोला मैंने कि जो भी कोफिशिएंट्स है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इस थॉट से ले रहे हैं ताकि फ्रैक्शन ना क्रिएट हो, आराम से ढंग का एक लाइन आ जाए। लग रहा है कि नहीं लाइन ढंग का नहीं आ रहा तो वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दो। इन बढ़ाते समय भी ध्यान रखना कि एलसीएम के साथ बढ़ाना, तो फिर कैंसिलेशन अच्छे से हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली जो यहाँ पे लाइन आपका फ्रेम हुआ उस लाइन को आप ढंग से यहाँ पर बना लो एक बार, और फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। और आइसो प्रॉफिट का सिचुएशन अगर है तो धीरे धीरे ओरिजिन से दूर जाने का ट्राई करो। ठीक है, और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आएगा जब आप फिजिबल रीजन के सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, एंड दैट लाइन वुड बी द लाइन विच इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इससे और ज्यादा दूर जाओगे ना तो फिजिबल रीजन से ही बाहर चले जाओ। आया बात समझ? और वो जो लाइन होगा आपका, वो लाइन फिजिबल रीजन के जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा, यही पॉइंट है जहां आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। यही हिमालय का वो कैलाश पर्वत है जहां महादेव मिलेंगे आप।
नहीं 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 नहीं, अभी अभी यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? मैं आ रहा हूँ मैं अपने सारे क्वेरी को एड्रेस करूंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। पहले क्या करना है, एक वैल्यू खुद से चूज करना है। कैसे चूज करना है? कोफिशिएंट का एलसीएम लेके चूज करना है। वो चूज करने के बाद में एक लाइन आप बनाओगे, फिर इस लाइन से आंसर नहीं आएगा आपका, आपको इस लाइन के पैरेलल 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 लाइन बनाते जाना है, और तब तक बनाना है जब तक आपके बनाए हुए लाइन और फिजिबल रीजन में मात्र एक पॉइंट कॉमन ना बचे। तनिषा रुक जाओ। तब तक बनाना है जब तक आपके फिजिबल रीजन और डॉटेड लाइन के बीच में केवल एक पॉइंट कॉमन ना हो। और जब आपको वो मूवमेंट मिल गया कि अब आपके लाइन, डॉटेड लाइन और आपके फिजिबल रीजन में केवल एक पॉइंट कॉमन है, तो एक्चुअली वही वो पॉइंट है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड देगा। ठीक है, अब जब आपको ये पता चलिए कि वही वो पॉइंट है जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड देगा, तो वो पॉइंट कोई और नहीं, इस ऑरेंज और ग्रीन वाले का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। तो ऑरेंज और ग्रीन वाला का तो इक्वेशन हमको पहले से पता है। आया बात समझ? तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। फिर इनको सॉल्व करके इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को एक्स और वाई मिल जाएगा, और वो जो एक्स और वाई मिलेगा वही मेरा आंसर है, और उसी एक्स और वाई को जेड में डाल के जो भी आएगा वो जेड का मैक्सिमम वैल्यू। नहीं आया समझ? ये हमेशा होगा। पॉइंट क्या था? परेशान करना। हाँ देखो, अगर बोल के आया कि आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट चाहिए तो करना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है, बना दो। आएगा। सुनो, अभी भटक रहे हो आप लोग। हाँ क्या करने का? बीच वाला सबको बनाने का फॉर्मेलिटी। अब देखो ये क्या है मैं बताता हूँ। आप सीधा यहां से यहां एक लाइन बनाने का ट्राई करेंगे। मैं सुनो एक बताता हूँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है। भूमि, इसको तो मैं नेता ही घोषित कर दूंगा। छोड़ो, देखो ये लाइन बनाया, अब आपको क्या कि इससे पैरेलल बनाना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि आप लोग का ड्राइंग कितना स्ट्रांग है, तो आप सीधा दे यहाँ पैरेलल बनाने का ट्राई कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कि अपने लाइन मतलब स्केल को ना एकदम इस पे बिठा लीजिएगा, एक एंड स्केल का दोनों साइड एक दूसरे से पैरेलल होता है, तो ढंग से एक तरफ यहाँ बिठा लो, समझ रहे हो, और उससे बनाओ। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचने का ट्राई करो। आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो लाइन में भी अगर पहुंच जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, समझ में आया कि नहीं आया? दिव्या तो परीक्षा से पहले पापा को फोन करो, नया स्केल खरीदवाओ, उससे बनेगा और मैजिकल बनेगा। अच्छा सुनो, ठीक, एक दो जान पहचान का डीलर यहाँ पे भी होगा, क्या शिलोंग तक जाना। देखो ध्यान से सुनो, छोड़ो मैं बताता हूँ। मैं फिर बोलता हूँ कि आइसो प्रॉफिट मेथड में क्या करना है आपको, कि एक लाइन तो आई होप समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। एक लाइन के बाद में आप देखो एक ही स्टेप में अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो कोई परेशानी नहीं। आपको बचपन का कंस्ट्रक्शन याद है? उसमें मैं तो कभी ईमानदारी से काम नहीं करता, मैं बना देता हूं फिर खुद ही पेंसिल से ऐसे शेड कर देता हूं कि उसको लगे कि हाँ मैंने किया है। तो एग्जैक्टली वैसा ही ये भी है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम क्लोज इसको बना के और डायग्राम को भद्दा बनाना है। अब ठीक है, एक स्टेप में वहां पहुंच जाओ, दो तीन लाइन मतलब कि ऐसा समझो कि हाँ एग्जामिनर मतलब वही टाइम स्पेंड करने का मार्क्स देगा आपको, तो थोड़ा बहुत डिजाइन बनाओ, मतलब 3 लाइन मिनिमम बना देना, और बाकी आंसर तो आपका निकल ही जाएगा। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब आइसो प्रॉफिट बता दिया, आइसो कॉस्ट का मैं ऐसे बोल देता हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे उसका। आइसो कॉस्ट में क्या होगा कि इसी तरीके से ना लाइन मेरे को ओरिजिन के तरफ बनाना है। ठीक है, उसमें जनरली क्या होगा, मैं जैसे थोड़ा फील आपको दिला देता हूं। आप इसको देखो, इसमें जब आप मान लो कि वैसे z का वैल्यू चूज करोगे तो जनरली लाइन ऐसा है कि फिजिबल रीजन के अंदर से पास हो रहा हो, और आइसो कॉस्ट अगर करना है तो आपका उस लाइन के पैरेलल आपको लाइन तो बनाना है, लेकिन इस बार ओरिजिन के पास आना है, दूर नहीं जाना है। तो जैसे जैसे आप पास आना स्टार्ट करोगे तो अल्टीमेटली देख लो ये रेड लाइन, ऐसा एक लाइन आपको मिल जाएगा। एंड जब ये रेड लाइन मिलेगा तो दैट विल बी दैट मोमेंट जब आपके लाइन और फिजिबल रीजन के बीच सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, और ये ऐसा लाइन विद द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है।
तो ये पॉइंट जो है ये आपको अपने z का मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर है? एंड दिस इज ओनली नोन एज आइसो कॉस्ट मेथड। आइसो देखो प्रॉफिट समझ में आया? प्रॉफिट अगर आप लोगों को चाहिए तो बोलो, मैं एक बार और रिपीट करूं कि हो जाएगा अच्छे से। तो आइसो कॉस्ट का मैं बता देता हूं। देखो आइसो कॉस्ट में क्या होगी, जनरली ऐसा ही डायग्राम आएगा। आइसो कॉस्ट के टाइम पर कभी भी ऐसा डायग्राम आना मुश्किल, क्योंकि ऐसे में जब ओरिजिन के क्लोजेस्ट आप जाओगे तो ओरिजिन से ही वो पास होने लग जाएगा। तो आइसो कॉस्ट का अगर कोई सवाल होगा ना तो वो जनरली इस टाइप का होगा। नॉट नेसेसरी कि अनबाउंडेड रीजन है, बाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? बाउंडेड में भी ऐसा आ सकता है, जैसा आपको याद होगा कि वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, उसमें जो फीजिबल रीजन आया था वो यहाँ इतना छोटा सा आया था। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि क्लोज रीजन आने पे ये वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा ही होगा, नहीं भी इंक्लूडेड रह सकता है। तो आप क्या करोगे कि आप जैसे यहाँ पे z है तो z का कोई भी वैल्यू खुद से चूज कर लो। ये 4 है, ये 6 है, तो 24 ले लो उसको, और 24 लेके आपको एक लाइन मिल जाएगा, प्लॉट कर लो उसको। उस लाइन को प्लॉट करने के बाद उसके पैरेलल पैरेलल आते रहना है। और आते समय क्या करना है कि आपको ओरिजिन के पास आने का ट्राई करना है इफ यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चन ऑफ आइसो कॉस्ट। और उस टाइम पर जब ये लाइन आपको मिलेगा सच दैट आपके लाइन का फीजिबल रीजन के साथ सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा, एरिया कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा बताओ? एक पॉइंट, और वो लाइन ओरिजिन के बिल्कुल पास होना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। अब इससे और नीचे उतरेगा तो क्या होगा, वो फीजिबल रीजन से ही बाहर हो जाएगा। तो ऐसे लाइन का कोई काम नहीं है, लाइन का फीजिबल रीजन के साथ में भी कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मिनिमम कनेक्शन वाला लाइन है जो बस एक पॉइंट से कनेक्टेड है और ओरिजिन के बिल्कुल पास है, यही लाइन आपको अपना मिनिमम वैल्यू देगा। कहां पर मिनिमम वैल्यू देगा? तो जिस पॉइंट से वो फीजिबल रीजन से कनेक्टेड है, एक्चुअली वो पॉइंट ही आपका आंसर वाला पॉइंट। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा नीचे की तरफ पैरेलल लाइंस बना देना ओरिजिन के तरफ, लेकिन पैरेलल लाइंस बनाते समय आप फीजिबल रीजन को बिल्कुल पार नहीं कर सकते। पार करके मान लो कि इसमें कुछ बना दिया ऐसा, उस लाइन का कोई काम नहीं, क्योंकि वो लाइन तो फीजिबल रीजन के साथ में किसी पॉइंट पे कॉमन है ही नहीं, तो वो आंसर आपको दे ही नहीं पाएगा। 0,0 से क्यों जाएगा? उसके ऊपर जाएगा। फीजिबल रीजन तो इस व्हाइट लाइन पे खत्म हो जा रहा है। फीजिबल रीजन तो ये पिंक वाला शेडेड एरिया ना। एक बार और कर देता हूं, देखो तो मैं अगर इसके नीचे मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, ये देख रहे हो ये है फीजिबल रीजन। तो अब अगर रेड लाइन के और नीचे वो आ गया तो फीजिबल रीजन से बाहर हो गया, फिर तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, अनबाउंडेड हो सकता है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि आइसो प्रॉफिट के मेथड से अगर आप अनबाउंडेड को सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो इससे आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर। अनबाउंडेड में आपको क्या करना पड़ता था, मतलब एक आंसर आता था हमारा, उस आंसर को फिर हम लेकिन ट्रस्ट नहीं करते थे उसमें, फिर हम बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट में क्या फायदा आपको कि जो आपके आंसर आता है इस मेथड को लगाने के बाद वो है आंसर। अगर आ गया इससे कुछ आंसर, मतलब एक पॉइंट मिल गया आपको, तो फिर आपको फर्दर कुछ चेक करने का दरकार नहीं। आया बात समझ? बाउंडेड अनबाउंडेड सब में मतलब इसी को फाइनल आंसर मान सकते। किसका कॉमन पॉइंट? ये कॉमन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट नहीं निकालना है इसमें। हाँ ठीक है, नहीं मतलब रह भी सकता नहीं भी रह सकता, कुछ श्योरली नहीं बोल सकता। अच्छा रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। एक आखिरी बात मुझे बोलना है, उसका कोई क्वेश्चन अभी तक एनकाउंटर नहीं किया इसलिए मैं बोल नहीं पाया, अब लेकिन सब खत्म ही करें तो बोल लेता हूं मैं उसको। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? आइसो कॉस्ट आइसो प्रॉफिट समझ में आया? बुक सॉल्व करना, डाउट आएगा तो लाके पूछ लेना। एक और बात मैं ये बोलना चाहता था, कभी कभार, हमेशा तो नहीं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, इसको छोड़ दो, इसको ले लेते हैं। ठीक है, मानो कि इसमें कुछ आंसर आ रहा था जिसमें पता नहीं पूरा सॉल्व नहीं किया शायद हमने, ऐसे प्लॉट करके छोड़ दिए, तो ये भी एक कॉर्नर पॉइंट होता, और ये ऑब्वियसली इसका z है ये वाला, इनइक्वालिटीज है ये वाला, और आपके प्लॉटिंग के बाद ग्राफ आ रहा है ऐसा। जनरली क्या होता है कि जब आप मैक्सिमम या मिनिमम के लिए सॉल्व करते हो तो टेबल बनाने के बाद में किसी एक ही पॉइंट पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आता है, या किसी एक ही पॉइंट पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है, और वही पॉइंट फाइनली जाके आपका आंसर बनता है। लेकिन इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसा हो सकता है कि आपको दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम आंसर मिले, और अगर आप मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों पे मैक्सिमम, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो दो अलग अलग कॉर्नर पॉइंट पे आपको मिनिमम मिले, ठीक है, और सेम आंसर मिले। ऐसा अगर कभी भी हुआ
तो उस टाइम पर याद रखना कि उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उस पूरे लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आएगा, और अगर मिनिमम का क्वेश्चन है तो मिनिमम आएगा। और उस टाइम पर आपके पास में ऑप्टिमल एक सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। मैक्सिमम वाला आंसर नहीं, उसमें आंसर मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेकिन उसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगा, आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कुछ लिखना नहीं है। मैं सुनो बता देता हूं, सपोज करो यहीं पे मान लो कि जैसे ये 0 0 है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या आएगा बताओ तो। ये सुनो, एक बार सॉल्व नहीं करता, ऐसे रैंडमली बता देता हूं। मानो कि ये h कॉमा के आता, कुछ तो आता ही है। और सपोज करो कि z का आंसर h कॉमा के डाल के कुछ भी आ रहा है, ठीक है, और z का आंसर 25,0 डाल के भी कुछ भी आ रहा है, एंड दे आर सेम, दे आर सेम। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, देखो कि इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आ रहा है और इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में इन दोनों को जोड़ने वाला जो फीजिबल रीजन का बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के हर पॉइंट पे सेम आंसर आएगा और वो मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो यूनिक है कि z का मैक्सिमम वैल्यू इतना ही हो सकता है, बट इट इज ऑकरिंग एट मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर आंसर, ठीक है। जो हमने आज किया ना कि अनबाउंडेड से अगर कॉमन हो जाएगा तो मान लो कि आंसर ही हमको नहीं मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन बस वो एक जगह से ज्यादा पॉइंट्स पे ऑकर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें x और y का वैल्यूज बहुत सारा होगा और मैक्सिमम वैल्यू तो जो आया है वही होगा, क्लियर है। और वो बहुत सारा वैल्यूज में से एक वैल्यू h k भी होगा, एक वैल्यू 25,0 भी होगा। तो मतलब मैं x का आंसर x इक्वल्स टू h, y इक्वल्स टू k, या फिर x इक्वल्स टू 25 एंड y इक्वल्स टू 0 मान सकता हूं। आया बात समझ? ऐसा सिचुएशन भी हम अपने जीवन में फेस कर सकते हैं। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा। इसके साथ में एलबीबी पूरा खत्म, आइसो कॉस आइसो प्रॉफिट और अनबाउंडेड, ये सारा बता दिया मैंने। घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, बाकी देखेंगे अगले क्लास।